Hello guys, welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss 10 MCQs first and foremost, and then some topics which are remaining जो हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ सेक्शन को मैंने बोला था कि MCQs के बाद वाली क्लास में कवर करेंगे, तो वो हम लोग एट द एंड ऑफ दिस सेशन कवर करेंगे। आप लोगों को अपनी एक कॉपी पेन, जो भी आप एक ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव योर बेस्ट। तो ज़रूर आप लोग जो है इसमें प्रेपरेशन को एक न्यू इनिशिएटिव, आपको एक नया एक एज मिलता है कि जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनकी ही प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाती है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फर्मनेस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो दिस इज हेयर रिलेटेड टू जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्न स्टेटमेंट पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, साइक्लोन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम एंड वेरी लो स्पीड ऑफ विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। दूसरा पॉइंट है, हरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून्स आर ऑल ट्रॉपिकल स्ट्रोम। क्या ये ट्रॉपिकल स्ट्रोम है? तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि वार्म लैंड सरफेस टेम्परेचर इज द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर साइक्लोन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए। यहाँ पर आपको करेक्ट बताने कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है। पॉज कर लिया कीजिए आप शुरुआत में ही और लगाइए कि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, देखिए, चक्रवात साइक्लोन का मतलब आपको पता है कि जो सेंटर होता है, जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, वो वेरी लो प्रेशर क्यों बनता है? मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन वार्म लैंड सरफेस नहीं, यहां पर सी सरफेस आएगा, और कितना, लगभग 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यदि टेम्परेचर हो जाए तो वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा फेवरेबल है कि समुद्र के उस पूरे एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा, और उस प्रेशर से आसपास जो हाई प्रेशर वाली एयर है वो तेजी से मूव करती हुई इस एरिया में आ जाएगी, और इस प्रकार के साइक्लोन जो हैं वो जो उसके आसपास विंड घूम रही है वो बहुत तेज घूमती है, लो नहीं घूमती है, हाई है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, सी की जगह लैंड आना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, ये बात सही है कि साइक्लोन एक बार बन गया और उसके बाद यदि मान लीजिए इंडिया का ये सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये जो साइक्लोन है और तेजी से यहाँ पर मूव करेगा, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन रीज़न बनने का क्या है? बनने का कारण तो वहाँ पर जो सी सरफेस है उससे इसका पूरा लिंक है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट बिल्कुल, देखिए, हरिकेन्स, साइक्लोन्स एंड टाइफून। तो अभी मैंने आपसे बात की थी इडा हरिकेन के बारे में, अमेरिका वाला जो रीजन है, टाइफून ये जो जापान चाइना वाला रीजन है, साइक्लोन, और ये बिल्कुल ऑल आर द ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स। बिल्कुल ठीक है। सो सेकंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। तो यहाँ पर केवल सेकंड होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। दे ऑल आर सेम थिंग बट आर गिवन डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन दे अपीयर। जहाँ पर वेयर दे अपीयर, जहाँ पर वो अपीयर होते हैं उस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उनका नाम क्या रखा गया। तो ये तीनों नाम आपको एकदम क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, दैट इंडियाज डीप ओशन मिशन। एक बार फिर प्रश्न आ गया है जिस पर हमने, आपको याद आ रहा है, मैग्नीज नोड्यूल इत्यादि पर बात की थी। तो क्या यह एक ब्लूप्रिंट है ऑफ डीप DOM? क्या ये डीप ओशन मिशन का ब्लूप्रिंट है टू एक्सप्लोर डीप रिसेसेस ऑफ द ओशन? क्या और क्या ये 2015 में शुरू हो गया था? 2015 से स्टार्ट हुआ है। द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? बताइए।
विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर। अगेन यू मस्ट पॉज द सेशन और उसके बाद बताइए कि क्या आंसर यहां पर सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, एक तो ये समुद्र की खाइयों गहराइयों उसके तट पर रिसर्च करने के लिए पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इसका जो ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया गया था इट वाज इन 2018 में किया गया था। मिशन को बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज नो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, तो उसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया। तो दोनों ही पॉइंट क्या हो गए, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग हियर एंड दैट इज व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए, दोनों पॉइंट पढ़ लीजिए, ब्लूप्रिंट डीओएम के और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नोडल मिनिस्ट्री है जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल मिशन को अप्लाई कर रही है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बात कर रहे हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, CES। तो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, इसीलिए मैं इसको डिटेल में, देखिए जो भी टॉपिक मैं इन केस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाता वो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, तो 2-3 टॉपिक यहाँ पर भी अच्छे खासे डिटेल में हो जाते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा करवाया जाता है? It collects information regarding expenditure on consumption of goods and services। तो क्या ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कंजम्पशन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, फूड एंड नॉन फूड दोनों में, कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड जो मकान है, घर है, मतलब घरों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है। भारत वैसे भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, उसका डेटा आना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि पिछले कई सालों में जो भारत की डिमांड थी वो बढ़ी या कम हुई, और आपको बहुत ही ड्रास्टिक इंपैक्ट मिलेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो ऑफिशियल डेटा अवेलेबल हुआ था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे का वो 2011-12 में हुआ था। बताइए तो इनमें से क्या स्टेटमेंट सही हैं और क्या गलत हैं? ध्यान से पढ़िए, अपने आप में हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है? क्या ये पॉइंट सही है? क्या अभी जो ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है CES का वो 2011-12 से संबंधित है? कैन यू गैस एनीवन? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखिए, सबसे पहली बात आ रही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं, स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, हाँ, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड, ये भी ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है कि जो 2016-17 राइट 2016-17 का जो ये आंकड़ा आना था, स्टैटिस्टिक फैक्ट्स, उसको करंट गवर्नमेंट जो है उसने रिलीज नहीं किया। उसे रिलीज क्यों नहीं किया? इतने पिछले सालों में ऐसा पहली बार है कि हमने कंजम्पशन जो उपभोग है ना लोगों का वो कम होते हुए देखा है। मतलब आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया। तो अपने आप में ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा अपीलिंग थे, डरावने थे। डरावने का मतलब ये हुआ ऐसा कभी हुआ नहीं, गवर्नमेंट को भी डर था कि ऐसा, लेकिन एक इतनी बड़ी हमने पूरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पूरी इंस्टीट्यूशन बनाया, तो अपने आप में फिर उसका क्या भूमिका है, मतलब एक सोचने वाला विषय है। और डेटा का सामने आने से तो क्या होता है, चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, इससे पहले, इस वाले डेटा से पहले यहां पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया उसके ऊपर सर्वे हुआ था। उसके बाद 2016-17 में हुआ।
इसका डेटा अवेलेबल तो है लेकिन लोगों के लिए नहीं है, तो एक्चुअल में इसका ऑफिशियल डेटा तो है लेकिन रिलीज नहीं किया गया, वो बात अलग है। तो आधिकारिक डेटा क्या अंतिम उपलब्ध ये है? नहीं भाई, 2016-17 भी उपलब्ध है लेकिन वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो ओनली सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू रिलीज रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। पूरे भारत में जो घर हैं उनमें जो खर्चा हुआ है वो 2017-18 में, थोड़ा सा ये ईयर गैप हुआ है, 2017-18 का जो है डेटा, वो ड्यू टू डेटा क्वालिटी इश्यू, डेटा क्वालिटी के इश्यू का ये उन्होंने हवाला दिया। वैसे गवर्नमेंट इज नाउ एग्जामिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग नेक्स्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो अब हम आगे आने वाले सालों के लिए ये हर 5 साल में एक बार होता है। जैसे आपने क्या देखा था, 2011-12 में देखा, फिर 17-18 में देखा, इसीलिए मैं +5 कर रहा था, तो यहां पर 17-18 में हुआ। तो इस सर्वे को रिलीज नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू लीक्ड वर्जन ऑफ 2017-18 सर्वे, जो लीक हुआ सर्वे, उसमें कंट्री ने विटनेस किया कि फर्स्ट सच ड्रॉप इन मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सिंस 1972-73। जो उस समय पर 1972-73 में, जो कौन सा समय था आपको याद आ रहा है? ऑयल क्राइसिस, विश्व में तेल की एक बहुत ही ज्यादा क्राइसिस देखने को मिली थी। उसके बाद अब जाकर देखा गया कि मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो लोग खर्चा करते हैं उसमें कमी आई है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज रही, तो उनको डर था। मतलब चीजें ऐसी ही होती हैं, क्योंकि इस तरह के जब भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट उसको छुपाने की कोशिश करती है। सो प्रीवियस सर्वे ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वाज कंडक्टेड ऑन द पीरियड ऑफ जुलाई 2011 टू जून 2012। तो इससे पहले का सर्वे ये अवेलेबल था, ये वाला भी अवेलेबल है लेकिन रिलीज नहीं किया गया। टाइम इंटरवल क्या होता है? हर 5 साल में होता है। कौन करता है इसे? नासो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने कई बार बता दिया है, नासो और CSO दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का मतलब क्या है? मॉस्पी के अंडर में ये पूरा सर्वे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। स्कोप क्या है? ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑन कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड अर्बन एंड रूरल, ठीक है। तो ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, रिवील एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरेज एक्सपेंडिचर क्या हुआ है देश का, पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड पर्सन ओवर MPCE, मतलब मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, ये जो है डिटेल में बताता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी डिमांड डायनेमिक्स क्या है, क्या डिमांड है ना, भारत की डिमांड क्या है। और डिमांड से तो सारी चीज़ें, क्योंकि डिमांड से सप्लाई गैप, और फिर यदि डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का साइकिल अच्छा चलेगा। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, हमको ये भी पता चलता है कि लोगों की डिमांड किस चीज़ में बढ़ी है, उस बास्केट की चीज़ों को बढ़ाया जाए। सो इन टर्म्स ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10 पॉइंटर्स टू प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोवाइडर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टू असेस लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में कैसे परिवर्तन आया, ग्रोथ ट्रेंड क्या है मल्टीपल स्ट्रेटा का। और सिग्निफिकेंस फॉर पॉलिसी मेकर, ये ना बताना अपने आप में, जब भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जब भी कोई आंकड़े छुपाए, उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, और उसके चलते क्या है वो डेटा छुपाया जाता है। फाइनली यदि डेटा छुपा भी दिया गया है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो एमेलियोरेशन, सुधार होना चाहिए था वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, वहां पर फुल स्टॉप लग गया अपने आप में। अब आप सोचिए 5 साल के बाद ये आता है, अब अगले 5 साल मतलब जब कोई 2022-23 में जब ये रिलीज होकर आएगा, तो इस बीच में इस पर कोई रिसर्च एनालिसिस ही नहीं हो पाया, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी विल प्रोड्यूस, यू जस्ट थिंक।
CES इज एन एनालिटिकल भी होता है, एनालिसिस होता है पूरा, फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं पूरे, ग्राफ्स वगैरह, प्लानिंग रिक्वायर्ड इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज, और इससे प्लानिंग करने में भी, पॉलिसीज बनाने में भी मदद मिलेगी। स्पॉट एड्रेस पॉसिबल स्ट्रक्चर एनोमेलीज एंड दैट मे कॉज डिमांड टू शिफ्ट पर्टिकुलर मैनर इन स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक रीजनल डिवीजन क्यों हो रहा है, और ये टू रीबेस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये अपने आप में जीडीपी का जो है ना इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। आई थिंक आपको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा, यस और नो। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया है। पूछा जा रहा है कि जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज है ना, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, आपको मैंने डायग्राम दिखाए होंगे ना मैप में, भारत का ये है कॉन्टिग्यूअस जोन है, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाती है फिर। तो इनमें से कौन सी यूएन क्लॉज के तहत बनाई गई है? क्या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, सीबेड अथॉरिटी ने भारत को क्या दिया था बताइए, कि वो इंडियन ओशन में रिसर्च कर सकते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये इसके अंडर में है? इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, इनमें से कौन सी यूएन क्लॉज के तहत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉज करिए, बताइए क्या आंसर सही है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ओनली। ये अपने आप में डिस्टिंक्ट अलग बॉडीज हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी याद रखना कि ये यूएन क्लॉज के तहत आती है। यूएन क्लॉज कब बना था? 1982 में, ठीक है। एंड कब से इफेक्टिव हुआ ये? 1994 से। इट रिप्लेस्ड 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ अप्रैल 1958। तो 1958 के जो 4 जेनेवा कन्वेंशन थे उसको रिप्लेस करके डेडिकेटेड यूएन क्लॉज बनाया गया रेस्पेक्टिवली। और वो चारों किससे रिलेटेड थे? टेरिटोरियल जो सी है, कॉन्टिग्यूअस जो सी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हाई सीज, फिशिंग, मतलब हर देश को अपनी एक लिमिट है कि वहाँ तक वो जा सकता है, कहाँ पर खुदाई कर सकता है, कहाँ से फिशिंग वगैरह वो अप्रोच कर सकता है। यदि दो देशों का कॉन्टिग्यूअस या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मर्ज करा तो क्या नियम होंगे? सो कन्वेंशन हैज़ बिकम लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़। तो ये हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि देशों के साथ में लगातार विवाद होते ही रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था टर्की वाला जो विवाद था, टर्की और ग्रीस का। टर्की क्या चाह रहा है? हाइड्रोकार्बन जो क्रोशिया नाम का, नॉट क्रोशिया एग्जैक्टली, साइप्रस जो देश है, तो साइप्रस देश के आसपास निकला है, तो टर्की जो है उस पर अपना मतलब कंट्रोल चाहता है। तो यहाँ पर इसका डिसीजन कैसे होगा? तो यहाँ पर कोई ना कोई एक इंटरनेशनल ट्रीटी होनी चाहिए। सो इट डिवाइड्स मेरीन एरियाज इनटू 5 मेन जोन्स। तो ये 5 जोन्स याद रखना है इसके। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, है ना, उसके बाद में कॉन्टिग्यूअस जोन, फिर एक्सक्लूसिव 12 नॉटिकल माइल, फिर ये प्लस 12 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल जो होता है, एंड हाई सीज। तो ये यूएन क्लॉज इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन, मतलब इसके जुरिस्डिक्शन में आती है यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मैरीटाइम जोन। अलग अलग मैरीटाइम जोन हैं, उनके सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मैरीटाइम, तो अपने आप में जुरिस्डिक्शन ये देता है। ये जो 3 बॉडीज हैं ये आती हैं यूएन क्लॉज के तहत। तो पहला क्या है? इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटीज के अंडर में आता, तो पहला पॉइंट इसलिए सही था। कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये दोनों सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन। अभी पिछले दिनों में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था ऑयल के बारे में। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर सकता यदि आपने केवल मेरी बातें ध्यान से सुनी भी होंगी तो। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोअर एंड एक्सपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। क्या भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है क्या? बताइए।
और यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान से देख लीजिए। सही है या गलत है पहला स्टेटमेंट बताओ। सही है तो ऐसे टिक किया करो अपने, जब आपका पेपर आएगा, रियल एग्जाम फेस करेंगे, और गलत है तो इसके आगे ऐसे टिक कर दो और उसके बाद ऑप्शन के साथ देखो कि क्या सही आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इंडियाज वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना और यूएसए। चाइना और यूएसए के बाद में थर्ड लार्जेस्ट है क्या? सही है तो टिक करो, गलत है तो टिक करो ऐसे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द एडिबल ऑयल्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो पिछले कुछ सालों में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है एडिबल ऑयल का, वो क्या भारत में बढ़ा है? क्योंकि भारत के बारे में बात करें, इंडिया इसमें लिखा कहीं नहीं है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इंडिया की ही बात चल रही है। ठीक है, बताइए, यहां पर भी लगाइए क्रॉस या रॉन्ग, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। भारत तो एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर कब से बन गया? गलत। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं एडिबल ऑयल की, वो तो इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। आपसे डिस्कस किया था ये बात। ये कहां से आ गई? तो ये दोनों गलत। और इंडिया कहीं से भी थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, ये भी गलत। हम तो खुद अब ऑयल के लिए नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वो सब लगाने वाले हैं। आपको याद आ रहा है मैंने बताया था क्या क्या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने वाला है। यदि पाम ऑयल पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में लग गया तो वहां पर क्या क्या दुर्दशा होगी। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल, नहीं, पिछले दिनों में कम हुआ है। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल द थ्री आर इनकरेक्ट। तो कौन कौन से इनकरेक्ट है भाई? तीनों ही इनकरेक्ट हैं। आंसर क्या आ जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो यहां पर तीनों ही इनकरेक्ट हैं। देख लीजिए, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ऑयल ग्रोअर, वन ऑफ द मेजर है लेकिन इंपोर्टर है। वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट, तो यहां पर ये वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी के तौर पे यदि हम लोग बात करें, एक इकोनॉमी के तौर पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ मिला के, वैसे इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो यूएसए, चाइना, ब्राजील के बाद में वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी, इसमें ओवरऑल कंजम्पशन और सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये फोर्थ पोजीशन। और भारत में आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर ग्रो हुआ था, लेकिन पिछले पास्ट फ्यू का मतलब कुछ ही साल में क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है, कम, सॉरी, प्रोडक्शन बढ़ा है, कम हुआ है? कम हुआ है। देखिए गिरावट आई है। तो इसलिए तीनों ही पॉइंट, ऑल द 3 पॉइंट्स आर इनकरेक्ट हियर। ठीक है, देख लीजिए पूरा प्रोडक्शन बताया हुआ है यहाँ पे। इंपोर्ट भी बढ़ गया, इसीलिए देखिए 2021 में इंपोर्ट बढ़ा है। देख लीजिए यहां पर भी इंपोर्ट बढ़ा है बिलियन डॉलर्स में। ठीक है, 17 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। ठीक है, चलिए, तो 65% ज्यादा हुआ है ऐसा चेंज ऑफ ऑन ईयर। तो इस प्रकार से एडिबल ऑयल इंपोर्ट रफली 97% ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट। तो ये सारे जो है स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए एक बार। चलिए, बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था। परसिवेरेंस एंड इंजेन्युइटी क्या हैं? याद आ गया होगा, देखते ही बता देंगे आप। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सही है? मिनी सैटेलाइट, डिजिटल करेंसी, स्पेस टूरिज्म या मार्स मिशन से रिलेटेड है। सो परसिवेरेंस मिशन वाज सेंट टू मार्स, मंगल पर भेजा गया। इंजेन्युइटी जो है एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर को जो है बहुत सूक्ष्म हेलीकॉप्टर, और पहली बार किसी अन्य सैटेलाइट पर हमने किसी प्लैनेट पर हमने, या फिर सैटेलाइट कह लीजिए, मंगल पर भी नहीं भेजा कभी हेलीकॉप्टर। तो ये इंजेन्युइटी तो मार्स मिशन से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल। इज इट क्लियर? तो परसिवेरेंस एक रोवर है, मैंने आपको बताया था क्यूरियोसिटी में जो कमियां थी, और हम आने वाले समय में ह्यूमन कॉलोनीज बसाना चाहते हैं मार्स पर, और इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इट वाज लॉन्च इन 2020 यूनाइटेड लॉन्च एलियंस एटलस 5 की मदद से। इसके पास एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है MOXIE, मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन ऑन मार्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। मतलब ये कि ऑक्सीजन
फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर करेगा मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के, मार्स पर, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो यदि हम CO2 से O2 बनाने में सफल हो गए तो वहां पर आसानी से क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश हो सकते हैं, कॉलोनीज बसा सकते हैं, यस और नो। तो ये जो ISRU मीन्स होता है इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये तो कई जगह पॉइंट्स यूज कर सकते हैं आप, ISRU। अब चंद्रमा पर क्या रिसोर्सेज हैं, मंगल पर क्या रिसोर्सेज है, कल को हम लोग टाइटन पे जाते हैं, टाइटन इज वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो यदि ऐसा जा रहे हैं हम तो क्या होगा, वहीं के तो रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है पृथ्वी से पूरा भारी भरकम भरकर लेकर जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट कैसे बनेगा। यहां पर इंजेन्युइटी एक हेलीकॉप्टर है जो मार्स पे उड़ा। इट इज प्लान्ड फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक रॉक सैंपल फ्रॉम मार्स एंड एनालाइज द सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज इन अर्थ विद द गोल ऑफ लुकिंग बायो सिग्नेचर। ये सब हमने बात की थी, याद आ रहा है, सिग्नेचर, प्रेजेंट लाइफ एंड पास्ट लाइफ, इस सब के बारे में अध्ययन करने में मदद मिलेगी। ये हमेशा चर्चा में रहती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIUIND, याद आ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैंने आपसे बात की थी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND मतलब इंडिया क्या करती है, जो भी सस्पेक्टेड अकाउंट्स हैं जिनसे ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है उन पर नजर रखती है, क्योंकि टेरर फंडिंग में भी तो ये मदद करेंगे ना। तो FIUIND इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा, आप लोगों की एक डिमांड थी, इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, आप लोगों की डिमांड थी योजना कुरुक्षेत्र के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। सो आपको अभी जो है ना ये रेगुलर मिलने वाली है क्लासेस, ठीक है। मैं ये क्लासेस जो है ना स्टार्ट कर रहा हूं ताकि क्या हो, योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। तो बताइए, क्या ये 2004 में स्थापित किया गया था और क्या ये प्रधानमंत्री की डायरेक्ट ओवरसीन उनके दिशा निर्देशन में काम करता है, बताइए। ये बात बिल्कुल सही है, 2004 में इसे स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री की डायरेक्ट निगरानी में नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर की। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो एक बार शॉर्ट नोट लिख दीजिए FIUIND पर, और यहां पर केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, करेक्ट पूछा है। इज इट क्लियर, फर्स्ट इज करेक्ट हियर, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट हियर। सो FIUIND गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2004 में सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, ये अपने आप में जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कोई भी रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिस पर संदेह है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर ये एक सेंध लगा के रखती है। और ये अपने आप में सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो ध्यान रखती है कि कौन से अकाउंट में बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। FIUIND एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, जो रिपोर्ट करती है किसको, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो काउंसिल है इंडिया की, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हेड किया जाता है। तो जब ये इसको रिपोर्ट करती है तो फाइनेंस मिनिस्टर के ओवरसीन में है। इस पर हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहां पर होते हैं, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। क्या ये एक एनुअल रशिया मिलिट्री स्पोर्ट इवेंट है, क्या इसको 2005 से स्टार्ट किया गया, क्या इसको वार ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं, बताइए क्या सही है यहां पे। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस, पॉज करके बताइए क्या सही है। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट सही है गलत है, बिल्कुल ठीक है। रशिया में ही होता है, साल में एक बार होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत जो है इस बार शायद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैंने ऐसा बताया था आपको। और वैसे जो है पूरी यूनाइटेड तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है कि पहला पॉइंट जो है आपका वो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हर साल होता है। 2005 में पहली बार नहीं हुआ ये 2015 में पहली बार हुआ, ठीक है। इसमें
चाइना वगैरह सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं और गेम्स टाइप होते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। वार ओलंपिक्स के नाम से इसे जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा भी सही है, फर्स्ट भी सही है, थर्ड गलत है, 2015 की बात है, ये से शुरू हुआ ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इज इट क्लियर? सो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में शुरू होंगे, और हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है एक एवरेज परफॉर्मर तो रही है इसमें, मतलब कई बार अच्छा परफॉर्म भी किया है भारत ने, तो बिल्कुल इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है। इंटरनेशनल आर्मी गेम इज एन एनुअल रशियन मिलिट्री स्पोर्ट इवेंट, हर साल में होता है एक बार, ये हमने बात की ही थी अभी, है ना, यही पॉइंट भी था, एनुअली होता है कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली स्टेज जो पहली बार ये हुआ था वो अगस्त 2015 में हुआ था। 30 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। डजन्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओवर 2 वीक्स, 2 वीक तक, और उसमें कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। नॉर्मली जो चाइना ने, हाँ ये बात थी कि चाइना ने अपनी सबसे बड़ी जो है ना नंबर्स में अपने ट्रुप्स को भेजा, सबसे लार्ज नंबर में। भारत के नंबर्स जो थे, ट्रुप के नंबर्स वो कम थे, या राइट, आई कैन रिकॉल दैट। सो द गेम्स हैव बीन रेफर्ड एज वार ओलंपिक्स। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा was set up by Center for Cultural Resources and Training, CCRT के द्वारा क्या सेटअप किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज ए वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, जो कि इसकी एक मुख्य घटक के रूप में काम करती है। दूसरा पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसे फुल्ली फाइनेंस करती है। बताइए क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस जो वाकई में जेन्युइन कलाकार हैं वो निकले हैं, जिससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान खान है, बहुत से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ओम पुरी हैं, है ना, के मैनन हैं, बहुत अच्छा करते हैं एक्टिंग। तो बताइए, देखिए राष्ट्रीय जो नेशनल ड्रामा स्कूल है ये CCRT नहीं, संगीत नाटक अकादमी इसका एक घटक के तौर पे काम, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही सेटअप किया गया। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वो गलत है। हाँ, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है इससे पूरी तरह से फाइनेंस करती है, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली सेकंड विल बी करेक्ट हियर। सो देखिए, संगीत नाटक अकादमी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है ना 1959 में सेटअप हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बना दिया गया एंड वाज रजिस्टर्ड एज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्वचलित ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और किसके अंडर में? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860 के तहत फुल्ली फाइनेंस किया जाता है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अभी जो है देखिए, भारत राग महोत्सव और नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1999 में। एनुअल थिएटर फेस्टिवल ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो ये नई दिल्ली में हाल ही में क्या हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनुअल थिएटर फेस्टिवल होता है। अपने आप में ये लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है एशिया का, डेडिकेटेड सोनली टू थिएटर्स। तो थिएटर का मतलब वो थिएटर नहीं, थिएटर का मतलब जहां पर रंगमंच पर कलाकार प्रस्तुतियां देते हैं, जो माइक वाइक का यूज नहीं कर, बिना माइक के यूज होता है, मतलब वो जो, ठीक है, आपने जरूर कभी देखा होगा, वो रियल कैरेक्टर जो है ना, आवाज का मॉड्यूलेशन भी बहुत शानदार हो जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट तो सही है, फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है, याद रखना। ये संगीत नाटक अकादमी के तहत, ठीक है, 1959 में, उसके बाद में इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये एशिया का सबसे बड़ा एनुअल फेस्टिवल, नेशनल लेवल एनुअल फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल है, और एशिया का सबसे बड़ा है। चलिए, अगला जो पॉइंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा। तो इंडिया का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ईस्टर्न हिमालय। क्या ये ईस्टर्न हिमालय में हॉटस्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है ईस्टर्न हिमालय में।
क्या ये फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भारत का, और क्या ये सिक्किम में लोकेटेड है? बताइए, क्या ये सिक्किम में लोकेटेड है? क्या ये फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क है? और क्या ये जो ईस्टर्न हॉटस्पॉट, मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया ईस्टर्न हिमालयाज, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, सुंडा हॉटस्पॉट है ना, सुंडा में अंडमान निकोबार है, और वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द 4 हॉटस्पॉट आउट ऑफ 36, वो भारत में है। कुछ पार्शियली भी है, मतलब कंप्लीटली, जैसे जो वेस्टर्न घाट है वो पूरी तरह से इंडिया में, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज ये भी काफ़ी हद तक इंडिया में है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बताइए? देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है ना भारत का, वो नामदफा है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पर आता है बताइए, ये आपसे प्रश्न है, वेयर इट लोकेटेड, नामदफा। और जो लार्जेस्ट जो हैं नेशनल पार्क, उसमें से हेमिसहाई भारत का सबसे बड़ा है, नागार्जुन सागर सेकंड नंबर पे बड़ा है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट है नामदफा, ठीक है। कंचनजंगा इतना बड़ा नहीं है। और सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम में बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में लोकेटेड है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कंचनजंगा नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जुलाई 2016 से। इसको ये टर्म याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जाना जाता है, राइट। मिक्स्ड का मतलब क्या है? कल्चरल भी प्लस जो नेचुरल भी होती है, दोनों का मिक्स्ड हेरिटेज साइट के तौर पे कंचनजंगा को जाना जाता है। नामदफा नेशनल पार्क फोर्थ लार्जेस्ट है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, हिमालयन ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये जो ईस्टर्न हिमालय है वो नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब में बर्मा तक है। बर्मा में फिर इंडो म्यांमार है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, जो हमने बात की थी कि जो कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू व्हाट, जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर हम लोग चर्चा कर ले। तो चलिए ये लीजिए, ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। ये हमने एक बार डिस्कस भी किया था भाई थोड़ा सा, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भारत चौथी सबसे बड़ी फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व रखने वाला देश बन गया। फॉरेन रिजर्व से क्या होता है? कल को हमें एक एसेट के रूप में आरबीआई के पास रहता है पैसा, और अभी क्या हुआ था 835 मिलियन और बढ़ा है, और इसके कारण भारत 612.73 बिलियन पर पहुंच गया। ये चौथा सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया था आपको? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है? जापान। थर्ड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और फोर्थ नंबर पे कौन है? इंडिया आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डेटा बताए हुए। और ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? भारत का जो आईटी है, एजुटेक है, इनमें बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट, बहुत लार्ज स्केल पर पैसा आ रहा है ना। रिलायंस के अंदर बहुत पैसा है। तो एक तरफ तो इकोनॉमी इतनी डूम पे है, उसके बाद फॉरेक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक और कारण ये है कि हमने हमारा जो पेट्रोल डीजल डिमांड है वो कम हो गई है, क्रूड ऑयल डिमांड कम हो गई है, क्योंकि अब की बार जो है सभी व्हीकल्स घर में थे। तो इसके चलते क्या हुआ, हमें जो फॉरेक्स पे करना होता है सऊदी अरेबिया को, इराक को, वो हमें देना नहीं पड़ा। सो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या कवर होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स वो 463 मिलियन टू 868 बिलियन तक बढ़ गए। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 1 मिलियन टू 1.548 बिलियन। गोल्ड रिजर्व भी फॉरेक्स के तौर पे काम करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी हमारा जो पोजीशन है, रिजर्व पोजीशन, ये सभी फॉरेक्स के तौर पे काम करता है। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट एसेट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के द्वारा रिजर्व रहता है। दे आर कॉमनली यूज्ड टू सपोर्ट एक्सचेंज रेट एंड सेट मॉनेटरी पॉलिसी। कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? जो हमारी इंडियन करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी है, उसका जो एक्सचेंज रेट है उसको, है ना। जैसे आप देखते हैं ना, कभी 72 हो गया, कभी 73 हो गया डॉलर का, तो ये मतलब हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है। इन इंडियाज केस फॉरेक्स रिजर्व इंक्लूड गोल्ड, डॉलर्स, आईएमएफ कोटा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो ये चारों पॉइंट याद रखना आप लोग।
मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स आर यूजुअली हेल्ड इन यूएस डॉलर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 60% जो एक्सचेंज हो रहा है करंट में वो अमेरिकन डॉलर में हो रहा है, और यूरोज में जो एक्सचेंज है वो लगभग विश्व का 20% होता है। तो भारत जब भी किसी से एक्सचेंज करता है, जो भी खरीद फरोख्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ये सब डॉलर्स में होता है। तो भारत ने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो भारत को फॉरेक्स प्राप्त होगा, फॉरेन रिजर्व। भारत ने कुछ इंपोर्ट किया है तो हमें वो फॉरेन रिजर्व को खर्च करना होगा। और ये सब क्या है, अकाउंट मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। सम सेंट्रल बैंक्स कीप रिजर्व्स इन यूरोज, कुछ सेंट्रल बैंक यूरोज में रखते हैं, ब्रिटिश पाउंड में, जापानीज येन में। भारत का ज्यादातर जो है डॉलर्स में ही होता है। करेंसी विद हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व, उसमें कौन कौन है देखिए, तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है चाइना, भारत से लगभग कितने ज़्यादा वहाँ पे फॉरेक्स हैं, क्योंकि चाइना जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर तो बहुत कम है, इंपोर्ट भी करता है, लेकिन अमेरिका वगैरह को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हब है अपने आप। 3349, तो लगभग कितना हो गया इंडिया का, 5 टाइम्स से ज़्यादा। फिर जापान लगभग 2 गुने के करीब, 2 टाइम्स। फिर स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया, और उसके बाद रशिया। क्यों है ये रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन जो यूएस डॉलर में सेटल्ड होते हैं, तो ये भारत को इंपोर्ट जब करना होता है तो मदद करता है। मोर इंपॉर्टेंटली दे नीड टू मेंटेन सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉर द सेंट्रल बैंक एक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी के एक्शंस, एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, उन सब में मदद करेगा। करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लिमिट एनी वल्नरेबिलिटी ड्यू टू सडन, कोई भी सडन डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे आपको याद आ रहा होगा इंडिया हैड ओनली 14 डेज फॉरेन रिजर्व इन 1991, तो अपने आप में देश की इकोनॉमी पर कितना बड़ा प्रेशर था। हमें आनन फानन में कई ऐसे मतलब ड्रास्टिक डिसीजन भी लेने पड़े। उस समय कोई भी गवर्नमेंट एकदम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के मूड में नहीं थी, लेकिन उस पर हमें मजबूरी में खोलना पड़ा, लेकिन वो एक अच्छा डिसीजन था। लॉन्ग लास्टिंग वे में देखें तो आज ग्रोथ बहुत तेजी से हुई इसी कारण। तो इस प्रकार से इट हेल्प्स टू लिमिट द वल्नरेबिलिटी, कि कोई संवेदनशील कोई चीज़ है, क्राइसिस है, उससे बचा जा सकता है। ये लिक्विड फॉरेन करेंसी प्रोवाइड अ क्वेश्चन अगेंस्ट सच इफेक्ट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट देयर विल बी स्टिल एनफ फॉरेन एक्सचेंज टू हेल्प कंट्री इन क्रूशियल इंपोर्ट इन केस ऑफ एक्सटर्नल शॉक। यदि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी एक्सटर्नल शॉक आ जाए, हमारे पास वो फॉरेक्स है, इसका मतलब हम काफ़ी हद तक जो है रिलैक्स्ड रहेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए इसके रिगार्डिंग, और वो है टू इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज, कि भाई बढ़ाया जाए ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए सेल्फ रिलायंट बने, राइट। और इस सब के लिए क्या करना होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, हमारे स्टार्टअप्स अच्छे बने, विश्व के जो अलग अलग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में निवेश ज़्यादा करें, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में ज़्यादा है, तो ये सब फॉरेक्स बढ़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम तो इस सब के लिए कौन कौन सी स्कीम है देखिए, अदर देन आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम ड्यूटी एग्जेम्पशन, ड्यूटी एग्जेम्प्ट करेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे फॉरेन के। रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, निर्विक, तो ये निर्यात ऋण विकास योजना, तो ये स्कीम जो है इसको सपोर्ट कर रही है, और इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट होगा, ओवरऑल भारत का एक्सचेंज रिजर्व बढ़िया हो जाएगा। इंग्लैंड और कुछ देश जो है ना स्कूल बबल कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को एक राज्य ने भी फॉलो किया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया स्कूल बबल कॉन्सेप्ट टू मिटिगेट स्प्रेड ऑफ डिजीज अमंग चिल्ड्रन। 1 सितंबर से पूरे भारत में स्कूल्स खुल गए। आर्थिक जो इकोनॉमिक साइकिल है, आप सोचिए, अब बसेस चलेंगी स्कूल्स की, पूरा रोजगार जनरेट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, मूवमेंट होगा, बच्चे खाने पीने के लिए जो बाहर रेहड़ियाँ वगैरह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी इनकम होगी, जो तब तक पूरी तरह से बंद थी। तो जो 18 साल से बिलो हैं उनको अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेज एट स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज अक्रॉस द स्टेट, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मदद मिलेगी। और इट टेक ए विलेज टू रेज अ चाइल्ड, और यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी ओवरऑल। एंड व्हाट आर स्कूल बबल, स्कूल बबल क्या है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया जाए
मतलब बच्चों का क्लासीफाई कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, ग्रुप्स में कॉम्प्राइजेज अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन ग्रुप में बांट दिया जाए। फिर क्या हो, बबल का मतलब क्या है, अलग अलग बबल बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। एज पर कॉन्सेप्ट ईच सच बबल विल इंक्लूड स्टूडेंट हु टेंड टू रिमेन एज ए ग्रुप ड्यूरिंग स्कूल आर थ्रू आउट द टर्म और एन एकेडमिक ईयर। तो ये एक ग्रुप के तौर पे रहेगा, ये एक ग्रुप के तौर पे रहेगा, ये एक ग्रुप के तौर पे रहेगा। अब मान लीजिए यहां पर कोई कोविड अफेक्टेड बच्चा है, तो वो प्रभावित किसको करेगा, केवल इसी ग्रुप को करेगा, इस दोनों ग्रुप का कोई लेना देना नहीं। इससे क्या होगा, कल को यदि इस ग्रुप में से कोई भी बच्चे का साथ लगता है कि उसको ये संक्रमण है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस ग्रुप को अलग करके इन सबको छुट्टी दे दी जाएगी घर के लिए। दिस कॉन्सेप्ट वुड मेक मैनेजमेंट इजीली आइसोलेट फ्यूअर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केस ऑफ एनीवन गेट इन्फेक्टेड। अदरवाइज तो क्या होगा, पूरे स्कूल को बंद करो या तो फिर, और एक स्कूल में बबल कैन इंक्लूड 30 स्टूडेंट। इफ अमंग दीज गेट इन्फेक्टेड अदर कैन सेल्फ आइसोलेट बट स्कूल नीड नॉट बी क्लोज्ड कंप्लीटली। तो इससे स्कूल को बंद नहीं करना पड़ेगा। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार के ही वे आउट जो होते हैं, सोल्यूशन, ये हमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में। तो जरूर इस पर आप, बहुत ही सिंपल, आई डोंट थिंक कि आपको याद नहीं रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस वुड अलाउ अनइंटरप्टेड लर्निंग टू अदर्स, क्योंकि इतना लंबे समय से वैसे ही एक बहुत बड़ा गैप हो गया है स्कूल स्टूडेंट्स में, नॉलेज गैप बन गया है, तो वो अब नहीं रुकेगा स्कूल। ये एक अच्छा तरीका है, बबल सिग्निफिकेंट। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बबल एक्सपर्ट फील दैट विल मोर रिलेवेंट टू स्टूडेंट स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल और बिलो। दीज स्टूडेंट विल हैव मोर चांसेस टू पीयर इंटरेक्शन। तो उनके अपने ग्रुप्स होते हैं उसमें, ठीक है। विद स्कूल बबल अब इन प्लेस, द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड, क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट विल बी गेट ईजियर। तो ये सब आसानी से पकड़ा जाए। ये सब कहाँ किया गया, यूनाइटेड किंगडम में सक्सेसफुली हुआ भी है। गवर्नमेंट देयर हैज फर्दर रिलैक्स सोशल डिस्टेंसिंग मेजर फॉर स्टूडेंट विद इन द पर्टिकुलर स्कूल बबल। However, all the member of the bubble are mandatory to subject to RT-PCR test if student is infected. लेकिन RT-PCR टेस्ट जरूर होना चाहिए उनका। आपको याद आ रहा होगा कि लेडेड पेट्रोल, लेडेड का मतलब जो पीबी होता है, लेड, आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक समय था 1920 से जो पेट्रोल वगैरह आए, तो पेट्रोल डीजल के साथ में लेड, पीबी को भी मिला दिया गया, सीसा जिसे बोलते हैं हिंदी में। फिर क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा, आपको पता होगा कि जो पेट्रोल डीजल और ये सब जब बर्न करते हैं तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है ना कंपन भी करती है, बहुत कुछ होता है। तो ये जो पेट्रोल डीजल के अंदर लेड मिला दिया जाता था, तो ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक के तौर पे। अब जब ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करेगा तो होता क्या है कि व्हीकल में जो एंटी नॉकिंग है, एंटी नॉकिंग प्रोसेस, वो हो जाएगा बंद। एंटी नॉकिंग में क्या होता है, देखिए, जब भी कोई व्हीकल में नॉकिंग ज्यादा होगी, माफी चाहता हूं मैं, व्हीकल में नॉकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, मतलब ये लेड जो है ना वो एंटी नॉकिंग के तौर पे काम करता है। अब जब भी नॉकिंग होगा तो उस व्हीकल का टेम्परेचर, आवाज वगैरह ज्यादा होगी। तो होता क्या था, पेट्रोल डीजल का आउटपुट क्या आना चाहिए, व्हीकल ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करे, जो माइलेज हो व्हीकल का वो ज्यादा हो। लेकिन नॉकिंग के कारण माइलेज कम हो जाता था, क्योंकि एनर्जी अननेसेसरी निकल जाती थी। इसीलिए लेड को मिलाया जाता था, क्योंकि पीबी इज नोन एज सॉलिड लुब्रिकेंट। अब जब यह पता चला कि लेड वायुमंडल में प्रवेश कर गया है, क्योंकि जब ये बर्न दहन होता है इंजन में, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन्स में, तो ये जो पेट्रोल के साथ में लेड एनवायरमेंट में पहुंच गया, तो बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट हुआ। आपको 8 जो मोस्ट पॉल्यूटेंट थिंग्स हैं, भारत में भी जो इंडिकेटर्स हैं, राइट, 8 जो पॉल्यूटेंट है उसमें लेड भी है, तो उसको क्या हुआ, पूरे विश्व लेवल पर रोका गया। भारत ने भी रोका। इसे बोलते हैं टेल, टेट्रा एथिल लेड, TEL। और ये क्यों मिलाया गया, क्या किया गया, इससे क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ती थी, परफॉर्मेंस बढ़ता था, बूस्ट अप हो जाती थी प्रॉपर्टीज, एफिशिएंसी, माइलेज बढ़ जाता था, एविएशन, गैसोलीन वगैरह के। तो इससे क्या हो रहा था, आउटपुट अच्छा आ रहा था। लेकिन एनवायरनमेंट को तो तबाह किया गया।
और साथ ही साथ में जिस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो अल्टीमेटली तो नेगेटिव है। और फिर ये लेडेड पेट्रोल जब बॉडी में गया तो क्या क्या इंपैक्ट किया, ब्रेन, लिवर, किडनी, बोन, इन सबको पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया। लेड इन बोन इज रिलेटेड टू ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिकम सोर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ डेवलपिंग फीटस। तो फीटस प्रॉपरली वहां गर्भ में बन ही नहीं पा रहा, और इसकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत खतरनाक है। मोर रिसेंट रिसर्च इंडिकेटेड दैट लेड कैन डैमेज द इन्फेंट ब्रेन, इवन ब्लड लेवल में 5 माइक्रो यूनिट पर डेकालीटर भी हुआ तो भी ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। इज इट क्लियर? सो इंडियाज ट्राइस्ट विद लेडेड पेट्रोल। तो हमने कैसे लेडेड पेट्रोल को कम किया? 2000 से ही प्रोसेस फेज डाउन हमने 1994 से किया, 2000 में ख़त्म ही कर दिया। आप कई बार यदि बहुत बहुत पुराने पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना, बहुत ही पुराना, और यदि पुराने डब्बे लगे हुए हैं वहाँ पे ज़रूर लिखा होगा सीसा रहित पेट्रोल। आजकल तो लिखते ही नहीं है, लेकिन वो सब इसलिए था कि लेडेड फ्री होना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर इनिशियली 1994 में हमने बड़े शहरों में, फिर अनलीडेड पेट्रोल 95 में, बहुत अलग अलग एरिया में, दिल्ली में, ठीक है, पूरी फेज्ड मैनर के साथ में हमने। और डिसीजन वाज आल्सो कैटलाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट डायरेक्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ अनलीडेड पेट्रोल। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड फाइनली इसको फेज आउट कर दिया गया, ठीक है। इट इज माइलस्टोन दैट विल प्रिवेंट मोर देन 1.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स। इसके कारण क्या हो रहा था? अर्ली डेथ्स हो रही थी। इकोनॉमी को 2.2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। 1.2 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप, 12 लाख लोगों की अर्ली मृत्यु हो जाती थी। इट हैज टेकन 100 years टू स्टॉप यूज ऑफ लेडेड फ्यूल फाइनली। तो लगभग 100 साल पूरे हो गए, पूरे विश्व से ये जा चुका है। तो आपके लिए एक रिलेटेड प्रश्न यहां पर है, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। कुछ प्रश्न क्या आप अपने आप स्वयं आंसर निकालिए। 2012 में प्रश्न पूछा गया था, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड मिल्की सी फिनोमिना, एक चमक होती है, लाइट होती है मिल्की सी में, मिल्की सी। तो देखिए क्या है ये फिनोमिना क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। सम रिसर्चर वुड यूज सैटेलाइट टू स्टडी इल्यूसिव मिल्की सी फिनोमिना। कुछ रिसर्चर जो है ना, वो सैटेलाइट मतलब जो हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसमें एक मिल्की सी फिनोमिना देखने को मिल रहा है। मिल्की सी को मरील भी कहते हैं, इज अ ल्यूमिनस फिनोमिना। ल्यूमिनस का मतलब चमक पैदा करता है। ओशन इन विच लार्ज एरियाज ऑफ सी वाटर अपीयर्स टू ग्लो ट्रांसल्यूसेंटली, और वहां से चमक दिखाई देती है। सच अकरेंस ग्लो ब्राइटली एनफ एट नाइट, नाइट में ज्यादा दिखता है। विजिबल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ। देखिए पृथ्वी से क्या होता है, हमें पिक्चर जो आसमान की, हम जो तारे देख रहे हैं वो इतनी सटीक क्लियर नहीं दिखाई देती। कारण क्या है? इतना बड़ा एटमॉस्फेयर, उसके अलावा एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन। तो जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हैं उनसे हमें बहुत क्लियर पिक्चर्स नहीं दिखाई देती हैं, और इसीलिए हमने हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उनको स्पेस में लगाया। स्पेस में जो टेलीस्कोप का नुकसान क्या है कि वो बहुत लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी नहीं हो सकती। ग्राउंड लेवल पर तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप लगा सकते हैं, यस और नो। तो आपको कौन कौन सी टेलीस्कोप पता है पृथ्वी पर? आप सभी को मुझे एक लिस्ट ऑफ टेलीस्कोप ऑन ग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट ऑफ टेलीस्कोप भारत की भी जो है एस्ट्रोसैट, वो एक टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में लगाई गई है। तो कौन कौन सी ऐसी स्पेस टेलीस्कोप हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, ठीक है। तो कोज ना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताइए। इज इट क्लियर? सो आगे हम लोग बात करेंगे। यहां तक सारा फिनोमिना एकदम क्लियर हो गया होगा। नॉक्टर्नल फिनोमिना, रात के समय ओशियन सरफेस पर जो है स्टीडी लाइट ग्लो होती है। सच अकरेंस ग्लो ब्राइटली, तो ये ल्यूमिनस फिनोमिना। इसके लिए ट्रांसल्यूशन जो चमक है, इसके लिए सैटेलाइट्स लगाए जा रहे हैं। तो ये जो ग्लो है वो ल्यूमिनस बैक्टीरिया कॉज द पार्टिकल दे कॉलोनाइज टू ग्लो, और इन सब के कारण क्या होता है, दिस ग्लो कुड बी अट्रैक्ट फिश एंड ईट देम। तो एक्चुअल में क्या है कि यहां पर ये कुछ बैक्टीरियाज हैं। देखिए सम रिसर्चर वुड यूज सैटेलाइट टू
स्टडी इल्यूसिव मिल्की सी फिनोमिना, और ये ल्यूमिनस फिनोमिना है और यहाँ पर रात्रि के समय का फिनोमिना है, और ये कहाँ पर होता है, ओशियन की सरफेस पर। और इसको स्टडी के लिए सैटेलाइट्स लगाई, लेकिन पता चला कि ये जो ना विशेष प्रकार के बैक्टीरियाज हैं जो मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको खाने के, अट्रैक्ट फिश दैट ईट देम। तो पर्पस क्या है ग्लो का, कि ये अपने आप में चमकदार बैक्टीरियाज जो हैं ये पार्टिकल कॉलोनाइज रूप में रहते हैं, और मछली अट्रैक्ट होती है इनकी तरफ, इनको खाने के लिए, इनकी लाइट के कारण। दीज बैक्टीरिया थ्राइव गट ऑफ फिशेस, और ये क्या करते हैं, गट, जैसे हमारे गट फ्लोरा में ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है। सो व्हेन देयर पॉपुलेशन गेट टू बिग फॉर देयर मेन फूड सप्लाई, फिश स्टमक मेक ग्रेटली सेकेंड ऑप्शन। सो हाउ डू दे अकर, इट इज टिपिकली कॉज्ड नॉक्टिलुका सिंक्टिलेंस, पॉपुलरली नोन एज सी स्पार्कल, और ये समुद्र में क्या है, चमकते हुए दिखाई देते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इंटरनल बायोलॉजिकल स्विच इज फ्लिप एंड दे कैन स्टार्ट ग्लोइंग। तो ये फ्लिपिंग के कारण क्या होता है, 100 मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स वो वाटर में चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये मिल्की सी इज नॉट रिलेटेड टू स्पेस, इट इज रिलेटेड टू ओशियन, और ओशियन के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स आपको एकदम कवर हो गए होंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पर योजना, कुरुक्षेत्र, इंटरनल सिक्योरिटी, आप बोल रहे थे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड एमसीक्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। आई थिंक सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। सो आई स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।